किसी को किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। मित्रों, यह अकेले शायर अहमद फराज की स्वीकारोक्ति नहीं है। यह हम सभी शब्दकारों का कमोबेश सच है। यह कविता के कंकरीले पथ पर चलते हर आत्मचेतस कवि का बयान हो सकता है। मानव अभिव्यक्ति की इस पुरातन और चिरनवीन विधा को लेकर बहुत कुछ कहा सुना जाता रहा है और बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है। इसका आकर्षण ही कुछ ऐसा है और यह बात देश दुनिया की हर भाषा के लिए लागू होती है। और उस भाखा में, उस उन बोलियों में तो कुछ और मौलिक ढंग से, जिसकी जब तब उपेक्षा की गई, जिसका जब तब मजाक उड़ाया गया। कविता की इसी स्थानिकता में दरअसल उसकी वैश्विक परिव्याप्ति है। कविता का प्रभाव और उसकी लोकप्रियता सर्वाधिक है। तभी तो दूसरी विधाओं में अपनी प्राथमिक जगह बनाने वाले कई कई लेखकों की शुरुआत भी इसी विधा से हुई। कविता के पास हम बार बार लौटते हैं। कविता हमें पुनर्नवा करती है और ऐसा करते हुए स्वयं भी पुनर्नवा होती है। कविता का कथ्य असीम है। उसमें कुछ भी समाया जा सकता है, उसमें कुछ भी पिरोया जा सकता है। उसकी अभिव्यक्ति के तरीके भी वैविध्यपूर्ण हैं और हर तरीका अपने में अनूठा हो सकता है। कविता को लेकर आज ये कुछ बातें इसलिए कर रहा हूं कि आज से हम लोग कविता को लेकर यही प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ सुचिंतित ढंग से श्रृंखलाबद्ध संवाद हो। नमस्कार। रविवार्ता की ओर से यह एक नई पहल। हम लोग एक पाक्षिक कॉलम की शुरुआत कर रहे हैं और इसका नाम है कविता का पक्ष। हर माह के दूसरे और चौथे रविवार को यह स्तंभ प्रसारित होगा। आज इस कॉलम की आप पहली कड़ी सुनेंगे। मित्रों, इसके लिए हमने जिस साहित्यकार से आग्रह किया, कविता मात्र के प्रति उनका आग्रह ख्यात है। मेरा इशारा जिनकी ओर है, आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं। आइए हम सब उनका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। कविता का पक्ष में जो एक नई श्रृंखला है, आपका स्वागत है। मैं करीब 70 बरस से कविता लिखता, पढ़ता और उसके बारे में लिखता रहा हूँ। उसके अनुभवों, अपेक्षाओं, स्मृतियों, विडंबनाओं आदि के बारे में। पक्ष के 3 अर्थ हैं।
एक तो हम कहते हैं आपका पक्ष क्या है, यानी आपकी दृष्टि क्या है। दूसरा हम कहते हैं कि इसके कई पक्ष हैं, यानी कि पहलू हैं। और एक पक्ष का अर्थ है पखवाड़ा। तो ये हर पखवाड़े आप सुनेंगे ये श्रृंखला में। और इस दौरान हम सभी अर्थों में कविता का पक्ष समेटेंगे। एक लक्ष्य ये भी होगा कि दर्शक श्रोता कविता के प्रति कुछ उत्सुकता, कुछ संवेदनशीलता, कुछ समझ विकसित करें। कविता का क्षेत्र किसी परमता से आक्रांत नहीं होता, इसलिए वो प्रश्नवाचक होता है। जो प्रश्न उठाए जाते हैं, उठाए जाएंगे, हम उनको भी हिसाब में लेंगे। भले हमारे समय में प्रश्न उठाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन कविता में और कविता के बारे में तो प्रश्न उठाना हम जारी रखेंगे। कविता का गद्य से, आलोचना से, विचार और विचारधाराओं से, सच्चाई से, प्रकृति से, समाज और समय से, आत्म और आंतरिकता से, अन्य कलाओं से क्या संबंध है, क्या संवाद है, क्या सहकार है, इस पर भी हम विचार करेंगे। कुछ कवि और कविताएं याद करेंगे। हो सका तो उन्हें फिर से पढ़ेंगे, उनका अर्थ या मर्म समझने की कोशिश करेंगे। कविता हमारे समय और समाज में क्या कर रही है, क्या कर पा रही है, क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं कर पा रही है, इस सब पर भी कुछ न कुछ विश्लेषण होगा। फिर विश्व कविता, भारतीय कविता और हिंदी कविता के बीच क्या संबंध है, क्या संवाद है, इस पर भी कुछ नजर डालेंगे। कविता को प्रस्तुत करने, उसका अध्यापन, उसके बारे में शोध, इस पर भी कुछ विचार होगा। और जो बातें टिप्पणी या प्रश्नों के माध्यम से उठेंगी, उन पर भी कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। तो ये एक लंबा एजेंडा है, पर अगर हर पखवाड़े हमें कविता के पास जाना है तो इससे कम पर्याप्त नहीं हो सकता। तो आप एक अपेक्षाकृत लंबी यात्रा में सहचर होंगे, ये मानकर शामिल होइए। अगर आपको कोई बेहतर काम सूझता है या कोई और वजह से मसरूफियत है और कविता के लिए या मुझ धवल केशी के कविता को पर बोलते हुए सुनने के लिए आपके पास वक्त या फुर्सत नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम आपके सद्भाव को मानकर चलेंगे। पर बहरहाल जो लोग शामिल हैं उनका स्वागत है, और उनको शुरू में ही ये बताना जरूरी है कि ये थोड़ी लंबी यात्रा होगी। इतनी लंबी भी ना हो कि उबाऊ हो जाए, लेकिन इतनी लंबी जरूर हो कि कविता के बारे में जितना कुछ समेटा जा सकता है उसको समेट लिया जाए। अब कविता का पक्ष, पहले इसी विषय पर कुछ कहता हूं। हमारा समय पक्षधरता का समय है और काफी हद तक पक्षपात का भी, और अपना पक्ष प्रतिपादित करने का भी। तो अनेक शक्तियां हैं हमारे समय में
हमारे परिदृश्य में अनेक विधाएं हैं जो अपना पक्ष पेश करती रहती हैं और ये पेश करते हुए कुछ ना कुछ दावा भी करती हैं। तो साहित्य और ज्ञान के अलावा राजनीति, धर्म और मीडिया, ये सब इस पक्ष प्रतिपादन में शामिल है। तो अब सोचने की बात यह है कि इतने पक्षधरों से घिरे हुए समय में क्या कविता का भी कोई अलग पक्ष हो सकता है? और क्या ऐसा पक्ष है और क्या उसकी जरूरत है? सबसे पहले इसको समझने के लिए हम कुछ बड़े पक्षधरों का क्या पक्ष है इस पर नजर डाल लें। राजनीति तो हमारे समय में बहुत ही सर्वग्रासी है। अब वो निरे राज तक सीमित नहीं रह गई है, वो तो राज को समाज का समतुल्य लगभग पर्याय बनाने पर तुली हुई है, उतारू है, हर कोशिश कर रही है कि समाज के हर हिस्से में व्यक्तियों की अपनी निजताओं में भी, नागरिकों की अपनी आंतरिकताओं में भी वो घुसपैठ कर सके। लगता ये है कि जैसे राजनीति में अब राज अधिक प्रबल है और नीति बहुत शिथिल है, वैसे ही राज अब समाज को अपदस्थ कर रहा है और समाज की कोई स्वतंत्र सार्थक सत्ता या तो बची नहीं है, या अगर ऐसा ही चलता रहा और राजनीति को मर्यादित नहीं किया गया तो जल्दी ही कोई स्वतंत्र सत्ता समाज की बचेगी नहीं। हम क्या खाएं, क्या न खाएं, कहाँ जाएं, कहाँ न जाएं, क्या पहने, क्या न पहने, क्या कहें, क्या न कहें, कैसी शिक्षा पाएं, कैसी न पाएं, कैसी चिकित्सा मिलेगी, कैसी नहीं मिलेगी, कौन हमारे दूसरे हों और कौन न हों, हम किसकी जय बोलें, किसकी न बोल पाएं, क्या भूल जाएं, क्या याद करें, कैसे यात्रा करें, कैसे न करें, आदि आदि सब राजनीति निर्धारित कर रही है या करने की कोशिश कर रही है। इससे भी आगे बढ़कर अब राजनीति ये भी तय कर रही है कि हम कितनी हिंसा कर सकते हैं, कितनी घृणा फैला सकते हैं, कितना भेदभाव, अत्याचार, अन्याय कर सकते हैं और कितना नहीं। राजनीति की जैसे नीति शिथिल हुई है, वैसे ही उसमें अब कोई अंतरात्मा भी नहीं बची है और वो हमारी यानी नागरिकों की अंतरात्मा होने के प्रति उदासीन है और उससे बेखबर है। तो राजनीति का तो ये पक्ष है। इसके साथ साथ वो दावा करती है कि वो जन कल्याण में और सामाजिक कल्याण में प्रयत्न कर रही है, करती भी होगी। उसका बहुत सुफल हमको
ज्यादातर नजर नहीं आता, हो सकता है हमारी तंग नजरी हो, लेकिन जो इसके अलावा वो कर रही है वो असल में उसका असली पक्ष है। जन कल्याण और सामाजिक प्रगति इत्यादि तो बहाने हैं। अब हमारे समय में एक दूसरा दावेदार धर्म है, और धर्म हमारे पास कम से कम 8 है। 4 जो हमने ही रचे, और 4 जो हमारे पास बाहर से आए। तो हम संसार का लगभग सबसे बड़ा बहुधार्मिक देश है, और ये धर्म हमको विराट से जोड़ने, हमारी चिंताओं का शमन करने, हमें नैतिक विवेक देने का आश्वासन कर देते हैं। पर व्यवहार में वे अपने कर्मकांड, अनुष्ठानों, सार्वजनिक उत्सवों आदि में सीमित हो जाते हैं। वे तो अपनी बहुलता, अपने आध्यात्मिक सत्व, अपने नैतिक मर्म से न सिर्फ दूर चले गए, बल्कि अब तो आक्रामक रूप से हिंसक, संकीर्ण और सांप्रदायिक हो रहे हैं। खासकर हिंदू धर्म दूसरे धर्मों के प्रति घृणा फैलाने में व्यस्त हैं। हमारे कुछ संवैधानिक मूल्य हैं जो इस लोकतंत्र का एक तरह से मूलाधार है, और वो मूल्य हैं स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता या बंधुत्व। इन सभी धर्मों ने इन मूल्यों को कभी स्वीकार नहीं किया, और अगर दिखाने को स्वीकार कर भी लिया हो तो कम से कम आचरण में इनके प्रति कोई आदर या इनके प्रति कोई संवेदनशीलता या सजगता नहीं दिखाई। असल में तो विडंबना ये है कि ये सभी धर्म लोकतंत्र से पिछड़ गए धर्म है, और उनका आध्यात्मिक पक्ष और सत्व बेहद शिथिल हो चुके हैं। जैसे राजनीति में नीति नहीं बची है, वैसे ही धर्म में अध्यात्म नहीं बचा है, और वे उनमें से कई कम से कम हमारे समाज में और हमारे समय में झूठ और घृणा का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए। तो ये तो हुआ धर्म का पक्ष। अब मीडिया के पक्ष पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि वो भी सुबह शाम बल्कि 24 घंटे अपना पक्ष प्रस्तुत करता रहता है। और इस समय ज्यादातर मीडिया गोदी मीडिया हो जाने के कारण हमें सच्चाई बताने, सत्ता को प्रश्नांकित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों, असहमति और प्रतिरोध को जगह देने के बजाय झूठ, नफरत, भेदभाव फैलाने, बढ़ाने, सत्ता की स्तुति और उसका बचाव करने के सर्वथा अनैतिक और अलोकतांत्रिक अभियान में लगा हुआ है। वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, लेकिन चौथा स्तंभ होने के बजाय वो उसे ध्वस्त करने का उपकरण बन गया है। इस समय जैसे राजनीति से और धर्मों से, वैसे ही मीडिया से भी लोकतंत्र को बहुत खतरा उत्पन्न हो गया है। उसका पक्ष अगर कोई है
तो वो विचारणीय ही नहीं है। हम उस पर ध्यान देते हैं अक्सर तो सिर्फ इसलिए कि आज उसने कितना और कैसा झूठ बोला, कैसा झगड़ा रचा, कैसा कैसी गाली गलौज की। तो ये हैं इन प्रबल शक्तियों के पक्ष। अब इस अभागे माहौल में कविता अक्षत, अप्रभावित, अछूती तो नहीं रह सकती। उसकी देह पर भी घाव और खरोंचे हैं। वो भी इन शक्तियों द्वारा विश्वासघात से दुखी है। उस पर भी इन सब का दबाव पड़ता रहता है। जो नई सामाजिक मानसिकता तेजी और व्यापक रूप से उभर रही और फैल रही है, उसमें कविता की जगह लगातार कम हो रही है। हिंदी अंचल की जो हालत है उसमें ये जगह बहुत कम और सीमित रह गई है। ऐसे में कविता का सबसे प्रबल नैतिक और मानवीय पक्ष ये है कि उसका महत्वपूर्ण हिस्सा झूठ, नफरत, हिंसा, हत्या के विरोध में है। वो सच बोलने, उसे बचाने की कोशिश में लगी है। आगे जाकर जब लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो ये पाएंगे कि जब राजनीति, धर्म, मीडिया, बाजार और पूंजीवादी व्यवस्था झूठ बोलकर, घृणा फैलाकर आतंक पैदा कर रहे थे, तब कविता सच बोलने पर अडिग रही। कविता हमेशा ही अपने आदर्श रूप में सरलीकरण, सामान्यीकरण और समग्रीकरण, इन तीनों के विरुद्ध एक अथक सत्याग्रह होती है। जब झूठ और नफरत की अभेद्य लगती सत्ता स्थापित हो, वो सच की घुसपैठिया होती। झूठ, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव से बन रही सत्ता के समय में वो सविनय अवज्ञा होती। कविता का एक पक्ष ये भी है कि वो मनुष्य को उसकी समग्रता में स्वीकार करती है, उसके अंतर विरोधों के साथ, उसकी विडंबनाओं के साथ, उसकी विफलताओं सफलताओं के साथ। वो उसे राजनीति की तरह लाभार्थी, धर्म की तरह भक्त और मीडिया की तरह उपभोक्ता में बांटती नहीं है। कविता का दावा परम सत्य का नहीं होता। उसका सत्य जितना भी उसकी पकड़ में आता है, हमेशा संशयग्रस्त और अधूरा होता है। वो सच कहने की कोशिश करती है, पर इस भ्रम से मुक्त रहकर कि सच उसकी मुट्ठी में है या कि सच पर उसका मौरूसी हक है, वो अपने सच पर ईमानदार, आत्मालोचक भाव से संदेह भी करती है। कविता का सच अधूरा क्यों है? इसलिए कि वो पूरा ही तब होता है जब कोई रसिक या कोई पाठक या कोई श्रोता थोड़ा सा अपना सच उसमें मिलाता है,
इसीलिए कविता की इतनी अलग-अलग व्याख्याएँ संभव हैं, क्योंकि सबके सच अलग-अलग हो सकते हैं और हम में से ज़्यादातर को अपना सच स्वयं उसका सामना करने की ताब नहीं होती। दूसरी तरफ कवि वो लोग होते हैं जो सच तो बोलते हैं लेकिन अपने सच पर संदेह भी करते हैं। खुदा जाने ये सच है कि नहीं, मुझे सच लग रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। और सच पर संदेह की काव्य परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी कविता की परंपरा। आपको मैं याद दिलाऊं कि वैदिक युग में भी वैदिक कवि ने भी संशय किया है और कविता में तो संशय की परंपरा वेद से ही आरंभ होती है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त को याद कीजिए। वहां ऋषि सब कुछ बताने के बाद कहता है, ये जिज्ञासा करता है कि जब कुछ नहीं था, जब ना अंधेरा था, ना उजाला था, ना उपस्थिति थी, ना अनुपस्थिति थी, तब क्या? पहले तो कहता है कि हो सकता है उस विधाता को पता हो जिसने ये सृष्टि रची है। और फिर कहता है, अपना संशय प्रकट करता है कि हो सकता है उसे भी पता ना हो। तो संशय की शुरुआत और वो वैदिक काव्य से शुरू होती है और फिर आधुनिक काल तक अटूट चली आती है। याद करिए, अज्ञे ने कहा, मैं सच लिखता हूं, लिखकर सब झूठा करता जाता हूं। कवि में भी हिम्मत है। कोई राजनेता, धर्म नेता, कोई मीडिया कर्मी, कोई बाजार कभी अपने सच पर सार्वजनिक रूप से कोई संदेह व्यक्त करता है? वो सब ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे सच का वरदान उन्हें मिला हुआ है। कवि को सच की खोज करने, अगर वो मिल जाए तो उसको बेधड़क, बेहिचक, साहस के साथ व्यक्त करने का वरदान मिला हुआ है। पर उसी वरदान में ये भी शामिल है कि वो अपने पाए हुए सच को संदिग्ध भी समझे। कवि लोग सत्यभाषी होते हैं लेकिन संशय ग्रस्त भी होते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि कविता हमेशा ही संशयग्रस्त सत्य की विधा है। कविता का एक और पक्ष भाषा से संबंधित है। आज भाषा पर घोर संकट है और हिंदी पर तो वो शायद सबसे ज्यादा है। भाषा की मानवीयता को, उसकी सूक्ष्मता को, उसकी जटिलता को राजनीति, धर्म, मीडिया, बाजार सब मिलकर रोज बरोज विकृत, नष्ट कर रहे हैं। वो झगड़ों, झांसों, झूठों, भेदभाव, हिंसा, हत्या, अत्याचार, बलात्कार की भाषा बनी जा रही है। आपको याद दिलाएं, नात्सियों के जमाने में जर्मन भाषा में इतना झूठ, इतनी घृणा, इतनी अमानवीयता और क्रूरता, इतनी हिंसा भर गई थी कि विश्व युद्ध के बाद, नाजियों के पराभव के बाद जर्मन भाषा के कवि छोटी छोटी चीजों पर, कुर्सी पर, खिड़की पर, टोकनी पर, जूतों पर कविताएं लिख रहे थे। और एक जर्मन आलोचक ने
इसका बचाव करते हुए लिखा कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जर्मन भाषा से जो मानवीयता और ऊष्मता गायब हो गई है, उसको फिर से वापस लाया जा सके। हमारी हालत इतनी खराब तो नहीं है, निश्चय ही, लेकिन उस खराबी के कगार पर है। हम भले अपना भाषाओं को लेकर बड़ा उत्साह दिखाते हैं और यशोगान करते हैं, और लेकिन सही बात यह है कि हमारी भाषा हर दिन विकृत की जा रही है। और ऐसे में कविता का एक जरूरी पक्ष ये है कि वो भाषा को उसकी ऊष्मा, उसकी सहज मानवीयता, उसकी संवादिता, उसकी अंतर्ध्वनियों और स्मृतियों किसी को किसी हद तक बचाए रखने की कोशिश करे। वो एक ऐसा घोंसला बन जाए जिसमें चिड़ियों के बच्चे बच्चों की तरह भाषा आकर बचे, अपने को बचा सके, वो उनका शरण्य बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब कविता में सच का पक्ष और भाषा का पक्ष दोनों एक साथ समकक्ष भाव से रहें। कविता सच के बिना नहीं हो सकती, लेकिन भाषा के बिना भी नहीं हो सकती। भाषा में सच, भाषा में सच को बचाने की अथक कोशिश, भाषा में सच पर संदेह करने का नैतिक आत्मालोचक भाव, ये सब कविता का पक्ष है। जी, शुक्रिया आदरणीय अशोक वाजपेयी जी। मित्रों, कविता का पक्ष की यह पहली कड़ी रही, और क्या खूब कड़ी रही। कविता के पक्ष की जो अपनी कई तहें हैं, उन सब पर हमने अशोक वाजपेयी जी को सुना, और एक तरह से उन्होंने आगामी कड़ियों के लिए विषय सूची भी हमें थमा दी। जब हमारा धवल केशी रचनाकार यह कहता है कि यह एक लंबा एजेंडा है, सुदीर्घ एजेंडा है, तो वह हमसे यह उम्मीद भी रखता है कि इस एजेंडे में एक एक कर आने वाली मदों पर जो चर्चा होगी, उसमें हम लोग शामिल हों। कम से कम महीने में 2 बार तो हम कविता केंद्रित इस संवाद गोष्ठी में अपनी जगह बना ही सकते हैं। और जगह बनाने का आशय 2 तरह से है। एक तो इन कार्यक्रमों को सुनने से, और दूसरे इन पर अपनी राय देने से, प्रश्न पूछने से। आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, और अशोक वाजपेयी जी आगे की कड़ियों में उन प्रश्नों पर भी विचार करेंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह कि हमें इस चैनल पर जो कमेंट बॉक्स है, उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं दें। मित्रों, कई महत्वपूर्ण बातें
अशोक वाजपेयी जी ने आज की इस उद्घाटन कड़ी में की। कविता संशयग्रस्त सच की विधा है। कविता सच कहती है और सच पर संदेह भी करती है, और सच पर संदेह करने की यह परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी काव्य लेखन की। ऐसी कितनी बातें उन्होंने की। बाजार, धर्म, राजनीति, मीडिया, इन सब के जो चमकदार चेहरे हैं, उसके पीछे जो उनके अपने सीमित और प्रायोजित संदर्भ हैं, उनके अपने दूसरे दुराग्रह हैं, उनके बीच कविता को कैसे बचाया जाए, इसकी भी वे चिंता करते हैं। वे क्रमशः विघटित हो रही, विकृत हो रही भाषा की भी चिंता करते हैं, और कविता को उस नीड़ की तरह देखते हैं जिसमें भाषा का एक सुकोमल पक्षी आकर बसेरा कर सके और संवेदनशीलता, कोमलता बची रह सके। तो मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अपने इस धवल केशी रचनाकार के इस समावेशी वक्तव्य के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग अब अगले माह मिलेंगे, और अगले माह दिसंबर में 10 तारीख को, 10 दिसंबर 2023 को इसी कॉलम में, इसी स्तंभ में हम पुनः मिलते हैं और अशोक वाजपेयी जी को सुनते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।